Welcome to Saraswati IAS. I hope you are doing fine. So let's start our daily quiz. Our first question is, consider the following statements with reference to Cutlass Express. देखिए ये कटलस एक्सप्रेस पीआईबी के न्यूज़पेपर में था और मैंने वहाँ से लिया हुआ है। ये किस लिए था, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द एक्सरसाइज इज एन एनुअल मेरीटाइम एक्सरसाइज conducted to promote national and regional maritime security in East Africa and Western Indian Oceans। जो इसमें टर्म है, दो इसमें टर्म है, देखिए ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न इंडियन ओशंस। देखिए मैथ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जब आप नीचे आएंगे तो ये देखेंगे अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है, और आप देखेंगे ये अपना प्यारा भारत, ये अपना प्यारा भारत, मतलब ये पूरा एशिया में आता है। अगर आप इंडियन ओशन, तो यही है ना, इंडियन ओशन ये है, तो ये कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट के कहने का मतलब है जो एक्सरसाइज है ये कटलस एक्सप्रेस 2021 है, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंट्री मिलके क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और एक एनुअल बेसिस पे ये एक्सरसाइज होती है। और इस बार इसको मतलब ये किस लिए होता है कि जो ईस्टर्न अफ्रीका, ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट में आप नीचे देख रहे होंगे, ये जो ईस्ट अफ्रीका है, ये जो कंटिनेंट है, और जो इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न साइड है, मतलब ये वाली जो साइड है, ये इस साइड को मेरी टाइम सिक्योरिटी देखते होंगे, ये एक हब है। आप देखेंगे अगर कोई भी रूट अगर फॉलो करता है अफ्रीकन कंटिनेंट में, आपको कुछ भेजना है या फिर आप यहाँ से कुछ लाते हैं, तो फिर आप यहाँ से डॉक करके फिर आप जाते हैं, तो ये एक हब है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, पायरेसी होती है, यहाँ पे स्मगलिंग होती है। उन सब को बचाने के लिए एक पहले से एक्सरसाइज किया जाता है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलके और डिफरेंट कंट्री मिलके एक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करती हैं एनुअल बेसिस पे, और उसका नाम क्या है, कटलस एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2021 इस साल फिर से ऑर्गेनाइज किया गया है और ये 7 अगस्त तक रहेगी और 26 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हो रही है, और तब तक के बीच में ये एक्सरसाइज यहीं पर चल रही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे, इट कंडक्टेड वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस, यूरोपियन नेवल फोर्सेस, ये दोनों मिलके, ये इसमें से दो जो वेरियस, अभी मैं आपको बताया ना, वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कंट्री मिलके ये ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये सही है आपका दूसरा स्टेटमेंट भी। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब आप मैप में भी देखिएगा, यही है आपका ईस्टर्न, जो ये साइड है और ये वेस्टर्न वाला है, इसी में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, कैसे हम लोग पायरेसी को, एंटी पायरेसी के ऊपर जाएं, स्मगलिंग को कैसे बचाएं, इन सब कुछ चीज़ को देखते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा द हिंदू से है और क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, मतलब कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें शासन व्यवस्था के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर जो शासक होते हैं ऑफ यूनियन टेरिटरी इज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के क्या है, एक एजेंट के, जो केंद्र शासित प्रदेश में जो शासक होते हैं वो एक एजेंट का काम करते हैं, ना ही कि वो हेड ऑफ स्टेट नहीं कराते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, अभी देखिएगा अगर आप नेशनल लेवल पे इंडिया पे, तो हम हेड ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं हम। अगर इंडियन स्टेट में आप जाएंगे तो जो गवर्नर होता है उसे भी हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं होता, वो एक प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा है, पुडुचेरी एंड दिल्ली, ये दो असेंबली हैं, अभी तो जम्मू कश्मीर भी मतलब आ चुका है जो असेंबली के रूप में काम करेगा। तो पुडुचेरी एंड दिल्ली असेंबलीज आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट बट नॉट ऑन सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखिए ये स्टेटमेंट आपका, अगर इसमें क्या क्या है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब यही स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो पुडुचेरी और दिल्ली असेंबलीज हैं इनको भी पावर दिया गया है, किस पे, अपने स्टेट लिस्ट पे भी बनाएं और कॉन्करेंट लिस्ट में भी अपना पावर लेके, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर कोई लॉ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कुछ एक्सेप्शनल है, आप देखेंगे दिल्ली एक राजधानी भी है जिसके, तो वहाँ पे अगर पब्लिक सेफ्टी और रोड और इन सब चीज़ों में क्या रहता है, ये इस पे लॉ वगैरह नहीं बना सकते, इस पे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो इन सब चीज़ों के अगर 2-3 चीज़ें हैं जो एक्सेप्शनल हैं, और बाकी सारे चीज़ों पे आप स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों पे आप लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दूसरा स्टेटमेंट हम लोग का सही है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं तीसरा चौथा क्या कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी आर आल्सो
अप्लाई टू एक्वायर, देखिए ये भी सही है, क्योंकि जो ऐसा नहीं है कि आप यूनियन टेरिटरी में कोई एक्वायर करता है तो उस पर लागू नहीं रहेगा। जो शासन होगा, जो शासन व्यवस्था होगी केंद्र शासित प्रदेश की होगी, वो जो एक्वायर करेंगे कुछ टेरिटरी को, उस पर भी वो उतना ही लागू होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये भी देखिए स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है। अब आप डिफरेंट केंद्र शासित प्रदेशों को लेंगे, अगर अलग अलग केंद्र शासित, तो सब में सिमिलरिटी थोड़ा है, किसी में असेंबली है, किसी में कुछ नहीं है, ऐसा दिखाया जाता है लेकिन है नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट ये भी सही है आपका। चलते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, और क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, मतलब कि जो कानून जो होता है, रूल ऑफ लॉ, कानून को पालन करने वाला जो शासक होते हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश से लिया गया है। जब देखिए ये बोरोड फ्रॉम मतलब क्या, जब अपना इंडिपेंडेंट इंडिया हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय हम लोग कई ऐसे प्रोविजन थे जो डिफरेंट कंट्रीज से, मतलब अलग अलग देशों से हम लोग क्या कहते हैं, उनसे लेकर और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ था। तो उसी के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन है कि रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो ये देखिए, पहला सोवियत नहीं, दूसरा नहीं, यूएस भी नहीं है, फ्रेंच से नहीं है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप देखेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, डी आपका ऑप्शन सही है। ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और भी कुछ चीज़ें ले जाते हैं, डिफरेंट, देखिए अलग अलग कंट्री से डिफरेंट प्रोविजंस हम लोग लेके और एक अपना संविधान बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने पीआईबी से लिखा है। क्वेश्चन है द इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाई, मतलब कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे रिमूव कर के, मतलब जो चुनाव आयुक्त हैं उनको हम लोग कैसे, अगर हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है पहला चीफ इलेक्शन, मतलब जो प्रमुख चुनाव आयुक्त होंगे वो हटाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उन्हें हटाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ, मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो प्रमुख चुनाव आयुक्त हैं, वो रेकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इन्हें हटाइए, मतलब तीसरा ये है। और चौथा है चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें हटाएंगे। देखिए जो अगर आप भी पढ़ेंगे चुनाव आयुक्त के बारे में, तो सी ऑप्शन आपका सही है। प्रेसिडेंट, ये इसमें से कोई नहीं हटा पाता है, प्रेसिडेंट भी हटाता है, लेकिन जो प्रमुख चुनाव आयुक्त जो है वो उसे रेकमेंड करेगा कि आप इन्हें हटा दीजिए, तो फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, ऐसा इनिशिएटिव लेता है और जो भी जिनको भी हटाना रहेगा उनको हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जीएसटी के ऊपर है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। और ये क्वेश्चन था सरस्वती आईएएस मॉक टेस्ट है। ये क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे मैं एक क्वेश्चन सरस्वती आईएएस मॉक टेस्ट से भी उठाते रह रहा हूँ, जो अभी यहाँ चलते हैं क्लास पेपरों में जब चलते हैं, जब अब जैसे नज़दीक आ रहा है, सरस्वती आईएएस अभी पेपर ले रही है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इनमें से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तो आपके सामने ये डिस्कस करना मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़ इज आर केप्ट आउटसाइड द परव्यू ऑफ गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से कौन सा ऐसा वस्तु है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स से बाहर रखते हैं। अभी मैं क्वेश्चन इसलिए लिया था, ये जो देख रहे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऐसा कहा जा रहा था अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम जीएसटी में क्या कर दें, इंक्लूड कर दें, जब जीएसटी में हम लोग इंक्लूड कर देंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, तो ये पेट्रोल की जो प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई हैं वो क्या हो जाएंगे, एकाएक अपने आप लो हो जाएंगे। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं कर रही है, अपना कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए, तो उसी में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें से है जो जीएसटी के बाहर है। तो जो एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शंस है, और दूसरा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। मैंने दूसरा तो आपको बता दिया, ये दो तीनों आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और एल्कोहल है, ये सब जीएसटी के क्या है, बाहर है, अंदर नहीं है, इन्हें अंदर नहीं रखा है, गवर्नमेंट इनका अलग से रूल बना के और टैक्स वगैरह जो भी रहती है वो लेती है। तो इसके लिए डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी मीन्स डैट। ठीक है, जो अगर आज़ादी जुडिशरी के हम इसमें से कंसीडर करना है इस स्टेटमेंट से कि ऐसा कौन सा, अगर आज़ादी चाहिए जुडिशरी को, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो आज़ादी के लिए उनको दिखाती है कि जो जुडिशरी है, अपनी जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो आज़ाद है, एक तरीके से आज़ाद है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, देखिए पहला है द जज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट एकदम सही रहेगा, क्योंकि अगर जज कोई फैसला ले रहा है, कोई भी अगर ऑर्डर कर रहा है, पास कर रहा है ऑर्डर को, तो वो किसी से डरे ना या फिर किसी के फेवर में न जाए, कि यही तो आज़ादी हुई, जज का तो यही आज़ादी होगा ना, जुडिशरी की तो यही आज़ादी रहेगी ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर विद द डिसीजन ऑफ जुडिशरी। देखिए ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको, देखिए गवर्नमेंट अगर हस्तक्षेप करने लगी बार बार किसी न किसी
कोई भी अगर ऑर्डर पास कर रहा है जुडिशरी, अगर उसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप करने लग रही है, वो केवल अपने पर्सपेक्टिव मतलब अपने लिए जो अच्छा है, जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उसे पास करने दे रहा है, लेकिन जो उनके अपोजिट में जा रहा है उसके लिए अगर हस्तक्षेप कर रही है तो ये आज़ादी नहीं रहेगी, ये हम लोग न्यायपालिका की आज़ादी नहीं कहेंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है कि गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए जुडिशरी में, न्यायपालिका में नहीं रहना चाहिए। तीसरा क्या है, द जुडिशरी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, नहीं देखिए ये अकाउंटेबिलिटी मतलब कि किसी को तय करना, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई भी अगर ए है, अगर ये कोई काम कर रहा है तो उसके लिए वो अकाउंटेबल हो कि मतलब हमें किसी को जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करते रहें, हम किसी को मार दें, हम किसी को ये, मतलब अकाउंटेबिलिटी तय रहनी चाहिए। तो ये जुडिशरी में भी है, अकाउंटेबल जुडिशरी को रहना चाहिए, ऐसा अपना संविधान भी कहता है। तो ये चीज़ जुडिशरी के फ्रीयर मतलब क्या कहते हैं, आज़ादी पे नहीं जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो इसमें से पहले और दूसरे स्टेटमेंट सही है, ये आपका ऑप्शन ए क्या रहेगा, सही रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने सरस्वती IAS मॉक टेस्ट से ही लिया हुआ है। विथ रिगार्ड टू अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, देखिएगा अभी एक वीडियो जाएगी आपके पास, UPPCS के पर्सपेक्टिव से मैंने वो वीडियो बनाया था। जब आप देखेंगे उसमें मैंने डिस्कस भी किया है, जो एक बुक है आप देखे होंगे हिंदी मीडियम से, अमेजोन पे अभी बेस्ट सेलर पे चल रही है वो बुक, यूपी के पर्सपेक्टिव से ही बनाया गया है, UPPSC के टारगेट करते हुए। जितना भी उसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी स्पेसिफिक रहते हैं, यूपी स्पेसिफिक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, आप उस बुक से क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। वो बुक जो है ना, अभी आपको मैं वो फ़ोटो भी अगर मैं यहाँ पे अभी पोस्ट कर दूंगा, आप एक बार देखिएगा, यहीं पे जो फोटो आएगी। तो ये जो यूपी पर्सपेक्टिव से रहेगा, और जो बुक पब्लिश हुई है वो मैग्रा हिल से बुक क्या हुआ है, पब्लिश हुआ है, ठीक है। मैग्रा हिल द्वारा उस बुक को क्या किया गया है, पब्लिश किया गया है। तो वो उसमें भी मैं आपको क्या कर रहा है, मौर्यन पीरियड में अगर आप जाएंगे तो मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अमरावती स्कूल, गंधारा स्कूल, मथुरा स्कूल, इन सबको मैंने उसमें, अभी ये वीडियो भी पोस्ट होगी, आप उस वीडियो में भी उसे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमरावती स्कूल के पर्सपेक्टिव से इसमें से कौन से सही है। देखिए ये मौर्यन पीरियड में अमरावती स्कूल को फाउंड किया गया था। ये मेनली स्कल्पचर्स, जो मूर्ति कला होती थी, उनमें काम किया करते थे, ठीक है। उस समय 3 स्कूल फॉर्म हुए थे, एक तो मथुरा स्कूल भी फॉर्म हुआ था, दूसरा आपका गंधारा स्कूल भी फॉर्म हुआ था। ये मौर्यन पीरियड की बात है, जब वो कनिष्का की रेन आई थी तब उसकी बात है। तो पहला स्टेटमेंट, इट वाज पेट्रोनाइज्ड बाय सतवाहना रूलर्स। जो सतवाहना रूलर्स हैं उनके द्वारा क्या था, पेट्रोनाइज हुआ था, मतलब उनके बहुत ज़्यादा प्रेरणा हुआ था, प्रेरित हुआ था। तो ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। इट हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हेलेनिस्टिक एंड ग्रीक आर्ट पिक्चर्स। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। जो ये आर्ट है ना, ये जो अमरावती स्कूल का जो भी आर्ट है, जो भी स्कल्पचर्स है, ये पूरी तरीके से क्या है, इंडिजिनस है। जो क्या है, इंडिजिनस है। इंडिजिनस है मतलब अभी देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव चल रहा है, मतलब क्या, मेक इन इंडिया रहना चाहिए। वो पूरी तरीके से मेक इन इंडिया का था, वो ऐसा नहीं था कि किसी बाहर से लिया गया था। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल ऑप्शन 1 ये ही सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अब प्रीवियस ईयर का लिया है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे अब प्रीवियस ईयर के रहेंगे। ये क्वेश्चन UPPCS 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एडॉप्टेड कंपलसरी वोटिंग सिस्टम। मतलब इसमें से कितने ऐसे कंट्रीज हैं जो कंपलसरी वोटिंग, मतलब हम देखते हैं 18 से ऊपर जितने भी अगर पीपुल्स हैं, चाहे वो महिला हो या फिर अगर पुरुष हो, कोई भी हो, 18 से ऊपर, 18 की एज से जितने भी ऊपर हैं, सबको वोट करना है, ये कंपलसरी है, मतलब कि करना ही करना है। इसमें से कितने कंट्री हैं जो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं, मतलब उन्हें फॉलो मतलब अपना लिए हैं। तो अभी एक करंट डेटा के हिसाब से केवल 22 ही हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है, केवल 22 ही ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने कंपलसरी वोटिंग को अपने अंदर अपना लिया है, इंडक्ट कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 2012 UPSC का जो CSC वाली पेपर होती है उसका ये क्वेश्चन है 2012। द राउलेट एक्ट, देखिए ये एक्ट आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और ये एक्ट भी आप देखेंगे कब आया था, तो 1990 में आया था, ठीक है, 1990। इस एक्ट को एक और चीज़ कहता था, क्या कहा जाता है, ब्लैक एक्ट, ठीक है, ब्लैक एक्ट। ये क्रिमिनल पर्सपेक्टिव से आया था। मैं आपको इतना हिंट देता हूँ, आप पहले स्टेटमेंट देख ले, फिर मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वार एफर्ट्स। जितने भी वार एफर्ट्स करेंगे उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाएगा, इसके लिए आया था। या इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल्स, ठीक है। सप्रेशंस ऑफ द खिलाफत, जो खिलाफत मूवमेंट हुई थी उसको दबाने के लिए।
इम्पोजिशंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब जो आज़ादी थी प्रेस की उन पे रेस्ट्रिक्शंस लाना, उन पे इम्पोज करना रेस्ट्रिक्शन को कि आप इतने आज़ाद मतलब कुछ भी बोल ना दें, ऐसे मतलब ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लाने थे, इसके लिए लाया था। तो देखिए जो राउलेट एक्ट था, पहले आपको उसको कुछ बताते हैं। जो राउलेट एक्ट था ये 1990 में पास किया गया था। कौन थे? जो सिडनी राउलेट थे, एक कमेटी फॉर्म की गई थी, जो सिडनी राउलेट थे उनके द्वारा ये हेड किया जाता था, तो इन्हें राउलेट एक्ट भी कहा जाता है इसलिए, ठीक है। इसे ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, इसे ब्लैक एक्ट भी। और देखिए ये इसे क्या कहते हैं वो, ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और ये मतलब किसी भी क्रिमिनल के लिए आया था। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसे क्रिमिनल घोषित कर दें और बिना किसी ट्रायल के ही उसे प्रिजन में, बिना किसी ट्रायल के ही उसे जेल में क्या कर देना, बंद कर देना। और फिर से लास्ट में एक प्रोसीजर आप दे देंगे कि हाँ ठीक है। तो अभी आप इतना देखते हुए आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन जो है बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो इतना राउलेट एक्ट के बारे में कुछ था, आप ये पॉइंट्स देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, मतलब 2070 का ये क्वेश्चन है और यूपीएससी सीएससी का ही है। स्टेटमेंट देखते हैं। म्यूटिनी इन रॉयल इंडिया नेवी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द, मतलब क्रोनोलॉजिकल, ये जो तीनों आपको दिए गए हैं इनको डेट वाइज आपको फिक्स करना है कि कब कैसे कौन पहले घटा था, फिर कौन घटा था, फिर ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें प्लेस करना है। तो अगर आप देखेंगे, अगर देखिए ये फैक्ट की चीज़ें आपको जब याद रहेगा कि किस डेट में किस ईयर में ये घटा था, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नहीं तो आपके मतलब ये समझिए ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। तो एक बार फैक्ट की भी क्वेश्चन हमें देखनी चाहिए। ये प्रीवियस है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी डिजाइन करती है, हमें ये समझना होगा। तो पहला क्या है, म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, ये देखिए 1946 में हुआ था, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, ये क्या हुआ था, 1942 में हुआ था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये आपका 1931 में हुआ था। अब आप खुद ही इसे क्रोनोलॉजिकल में आप कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, 3, 2, 1, आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। 1942, 19 क्रोनोलॉजिकल ऐसे ही करते हैं। क्रोनोलॉजिकल आपको अगर ईयर याद है तो आप इसे क्रोनोलॉजी में फिट करके ऑप्शन आप देख लेंगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन अपने थे और यही तक का आप लास्ट क्वेश्चन था। आप देखिए वीडियो को जब भी देखा करिए, मैं आपको डेली कहा करता हूँ कि आप वीडियो को एक बार पॉज किए और जो भी है उस आंसर को कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए उसका कि क्या आप कैसे कर रहे हैं। और ये सब आज के क्वेश्चन थे, फॉलो करिए अच्छे से। मॉक टेस्ट के जैसा इस सारे क्वेश्चन को लिया करिए, ठीक है। धन्यवाद।